हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स किस्सा खत्म, जो कि किस्सा कत्ल का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तूने सैकड़ों बार मुसीबतों से दो दो हाथ किए होंगे, हजारों बार मौत की आंखों में आंखें डालकर उसे मात दी होगी, लेकिन आज मेरे आगे तू हार गया। आज मेरे हाथों सदा के लिए होने जा रहा है तेरा किस्सा खत्म। यह मौत तिरंगा के सिर तक कैसे पहुंची, जानने के लिए पढ़े प्रथम भाग किस्सा कत्ल का। इस संसार में तू बस उस क्षण तक का और मेहमान है जिस क्षण तक मेरे हथौड़े का वार तेरे सर पर नहीं होता। अरे! हथौड़े को चलाने के लिए उठे उसके हाथ एकाएक फ्रीज हो गए। आंखें अचानक ही आश्चर्य से गोल हो गई थीं। कौन है वो जो हबीब बकरा पर वार कर रहा है? खच! हट जा, वो मेरा शिकार है। दूसरे शिकारी को अपने शिकार से दूर करने के लिए चीखता हत्यारा कुछ पलों के लिए भूल गया कि वहां तिरंगा नाम का शिकारी भी मौजूद है। ओह! दुश्मन सामने हो तो कहीं और ध्यान भटकना बेवकूफी होती है, क्योंकि थाक इस तरह दुश्मन को संभलने का मौका मिल जाता है। थाक! इसके साथ एक और मुसीबत हबीब बकरा पर टूट पड़ी है, और चूंकि वह पहले से ही बुरी तरह घायल है, वह लबादाधारी उसकी जान ले लेगा। इसलिए मेरे लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं इसे चित करके हबीब बकरा को बचाने जल्द से जल्द उस लबादाधारी तक पहुंचू। था घायल चीते की तरह तिरंगा पर झपटा लबदाधारी, सॉरी लबादाधारी। ओह, बहुत फुर्ती भरी है इसके जिस्म में। ओह, इसके हाथ में तो ठीक वैसे ही सुआ है जैसा टोनी सरफरा के सीने में धंसा पाया गया था। इसका मतलब टोनी सरफरा के जिन दो हत्यारों की मुझे तलाश थी, वे दोनों ही मेरे सामने हैं। एक इस सुए वाले लबादाधारी के रूप में था और एक इस हथौड़े वाले नकाबपोश के रूप में। ओह, हथौड़े वाला नकाबपोश तो भागने की फिराक में है। उसे रोकना होगा। थोड़ी देर पहले तिरंगा जिस गलती के लिए हत्यारे को उपदेश दे रहा था, वही गलती वह खुद कर चुका था, जिसका खामियाजा उसे तुरंत ही भुगतना पड़ा। उफ! तिरंगा पर वह भीषण प्रहार करके लबादाधारी ने तेजी से एक अंधेरे गली में छलांग लगा दी। तिरंगा को संभलने में कुछ पल लगे। हथौड़े वाले हत्यारे के साथ साथ सुए वाला हत्यारा भी भाग निकला है। हथौड़े वाले हत्यारे को भागे थोड़ी देर हो गई है, इसलिए अकलमंदी इसी में है कि मैं इस सुए वाले हत्यारे के पीछे भागूं। उफ! गली के इस कोने पर तो भूल भुलैया की तरह रास्ते बने हुए हैं। हत्यारा किस रास्ते से भागा होगा ये कहना मुश्किल है, इसलिए फिलहाल यही अच्छा है कि मैं वापस लौट चलूं। अरे ये क्या? ये तो कोई शॉल है, और ये शॉल वही है जिसे सुए वाले हत्यारे ने लवादे के रूप में ओढ़ रखा था। यानी भागते हुए ये शॉल उस हत्यारे के शरीर से अलग हो गई। ये उसके लिए अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि ये शॉल उस तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण सूत्र बन सकती है। गौर से उस शॉल को देखता तिरंगा जल्द ही उससे अपने मतलब की चीज ढूंढने में सफल हो गया। इस शॉल में किसी तेज दवाई की गंध पूरी तरह रची बसी है। किसी अच्छे डॉक्टर की मदद लेकर मैं इस क्लू के सहारे सुए वाले हत्यारे तक पहुंच सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे फ्लेयर छोड़कर पुलिस को हबीब बकरा की लाश तक पहुंचाना होगा। तिरंगा जल्दी एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के पास पहुंचा। इस शॉल में जिस दवाई की गंध बसी है, वह एक खास तरह का लोशन है, जिसे मानसिक रोगियों के सिर पर इसलिए लगाया जाता है ताकि उसका मस्तिष्क तरोताजा रहे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपसे मिली इस महत्वपूर्ण जानकारी ने मुझे बता दिया है कि मुझे आगे की जानकारी हासिल करने के लिए जाना चाहिए शाहदरा के मनोचिकित्सालय में। हाँ, जिस लोशन की तुम बात कर रहे हो उसे सिर्फ हमारा हॉस्पिटल ही प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन ये लोशन बहुत महंगा है, इसलिए हम इसे उसी मरीज के लिए लिख कर देते हैं जिसके परिवार वाले इसे अफोर्ड कर सकते हो। अगर ऐसा है तो ऐसे मरीज बहुत कम ही होंगे जिन्हें आप ये लोशन प्रिस्क्राइब करते हैं। बिल्कुल। ऐसा है तो क्या मुझे ऐसे मरीजों की लिस्ट मिल सकती है? ज़रूर। कुछ ही पलों के बाद तिरंगा के हाथ में कई नामों की एक लिस्ट थी। उसने अपना सारा ध्यान उस लिस्ट को पढ़ने में लगा दिया। क्या इस लिस्ट से मुझे आगे बढ़ने का कोई क्लू मिल सकता है? ओह! अचानक तिरंगा की नजरें अटक कर रह गई लिस्ट में लिखे उस नाम पर। जज धर्मवीर सिंह। जज धर्मवीर सिंह को उस लोशन के इस्तेमाल की क्या जरूरत पड़ गई? कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए इस लिस्ट में लिखे लोगों की जांच पड़ताल का काम मुझे जज धर्मवीर के यहाँ से ही शुरू करना होगा। जज धर्मवीर के पास पहुंचकर तिरंगा ने उससे अपना सवाल किया तो लड़खड़ा गई जज की जुबान। वो हाँ, वो लोशन मैं ही खरीदता था अपनी बेटी महक के लिए। अपनी माँ की हत्या के बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। मैंने उसका इलाज करवाया, लेकिन जब उसे खास फायदा नहीं पहुंचा तो मैंने उसे
इलाज के लिए अमेरिका भेज दिया। आजकल अमेरिका में ही है वह। शुक्रिया जज साहब, आपको इतनी रात गए डिस्टर्ब किया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलता हूँ। चलने को हुआ तिरंगा, अचानक ठिठका। एक मिनट जज साहब, ये अंदर से हंसने की तेज आवाज़ें किसकी आ रही है? वो टीवी टीवी की आवाज़ है। बच्चे फिल्म देख रहे हैं, उन्होंने टीवी की आवाज़ तेज कर रखी है। करमू, जरा बच्चों को बोल कि टीवी की आवाज़ कम करें। जज के फैले हाथ की उंगलियों को देखकर तिरंगा बुरी तरह चौंका, लेकिन मुस्कुराकर वह चौंकने के भावों को सफाई से छिपा गया। आप समझदार आदमी हैं, बच्चों को समझाइए कि इतनी रात गए टीवी की आवाज़ तेज करना ठीक नहीं, क्योंकि तेज आवाज़ से पड़ोसियों को परेशानी हो सकती है। जज धर्मवीर के बंगले से बाहर निकलकर तिरंगा ने सबसे पहले अस्पताल से हासिल की गई लिस्ट को फाड़ा। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तिरंगा के होठों पर एक विजयी मुस्कान थी, जो उस समय भी मौजूद थी जब वह एडवोकेट सत्तर प्रकाश के पास पहुंचा था। तिरंगा, तुम? इस समय आपको परेशान करने की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको ये बताने के लिए मेरा इस समय आपके पास आना बेहद ज़रूरी था कि टोनी सरफरा की हत्या इंस्पेक्टर अटकले ने नहीं की है। असल में हत्यारा कोई और है, और उस हत्यारे ने सिर्फ टोनी सरफरा की नहीं, उसके साथ हबीब बकरा की भी हत्या कर दी है। लेकिन वह हत्यारा है कौन? अभी उसकी एक धुंधली सी तस्वीर मेरे जहन में है, लेकिन पक्के तौर पर मैं तभी कुछ कह पाऊंगा जब मैं हत्यारे को रंगे हाथ पकड़ लूंगा, और ऐसा बहुत जल्दी होगा। शुभ प्रभात। भोर ने तिरंगा के आज के काम को समाप्त कर दिया था, लेकिन उस केस पर उसका काम अभी भी जारी था, एडवोकेट सत्यप्रकाश के सहयोगी भारत के रूप में। सत्यप्रकाश जी का रेफरेंस देकर मैं हाई कोर्ट के इस रिकॉर्ड रूम में तो आ गया हूँ, जिसमें पिछले 5 सालों की वो फाइलें रखी हुई है जो कत्ल के केसों से संबंधित है। लेकिन क्या इन फाइलों में मेरे मतलब की फाइल मिलेगी? ओह, इसकी ज़रूरत थी मुझे। अगले कुछ घंटे उसने फाइल को बारीकी से अध्ययन करने में लगाए, और जब वह रिकॉर्ड रूम से बाहर निकला तो संतुष्टि के भाव उसके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहे थे। हत्यारे की तस्वीर अब मेरी आंखों के सामने एकदम स्पष्ट हो गई है। बस अब इंतजार है तो सिर्फ उसे रंगे हाथों पकड़ने का, और ऐसा करने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। सिर्फ कालू गलगटा की निगरानी करनी होगी, क्योंकि अगला कत्ल उसी का होने वाला है। कालू गलगटा पर जमी तिरंगा की गिद्ध सी आंखें अचानक चमक उठी। लंबा ओवरकोट और चेहरे के अधिकतर भाग को छिपाए हैट को पहनकर कालू गलगटा से बात करने वाला वह आदमी जमाने से तो अपनी शक्ल छिपा सकता है, लेकिन मुझसे नहीं। वह कौन है यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए अब मुझे अपनी सतर्कता बढ़ानी होगी, क्योंकि मौत का खेल शुरू हो चुका है, जिसे परवान चढ़ने में अब ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि दोनों में गर्मा गर्म बहस हो रही है। एकाएक चीते सा सतर्क नजर आने लगा था, तिरंगा झपटने को एकदम तैयार, लेकिन उसकी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। दोनों अलग अलग रास्ते पर जा रहे हैं। मैं जो समझ रहा हूँ बात वह नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आज कत्ल नहीं होगा। बेफिक्र से हो गए तिरंगा के जिस्म को उस आवाज ने एक बार फिर फुर्ती से भर दिया। आ! ये तो कालू गलगटे की चीख है। इसका मतलब बात वह नहीं है जो मैं समझ रहा हूँ। आज कत्ल होना है, लेकिन कातिल बदला हुआ है। आज शिकार पर पहला हमला करने की बारी हथौड़े वाले की ही नहीं, सुए वाले की है। था तिरंगा की तरफ पलटना ही था कातिल को, लेकिन आज तिरंगा मात खाने नहीं आया था। इस सुए के बल पर खून की होली खेलने का खेल अब खत्म हो गया। तना! छोड़ो इसे, और था इस लबादे के पीछे छिपी अपनी वह सूरत दिखाओ जिसे सारी दुनिया जज धर्मवीर की बेटी महक के रूप में जानती है। बेनकाब होने के बाद भी चैन से न खड़ी रह सकी चैन से न खड़ी रही महक नाम की वह युवती। सिश! मेरा एक सुआ छीन लेने के बाद तुम मुझसे बच नहीं पाएगा तिरंगा। तेरा खून बहाने के लिए मेरे पास एक सुआ और है। तेरी हालत बता रही है कि तुम मानसिक रोगी होने के साथ साथ ब्राउन शुगर के नशे की भी आदी है, और नशे के लिए ब्राउन शुगर तू निश्चय ही बर्फ में ब्राउन शुगर सप्लाई करने वाले गैंग से खरीदती होगी, इसलिए तेरे पास बर्फ तोड़ने वाले इतने सूए। हालांकि तेरे पापा जज धर्मवीर सिंह ने मुझे बताया था कि तुम अमेरिका में हो, लेकिन मैं समझ गया था कि वे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने बंगले में तेरे हंसने की आवाज़ सुनी थी। तेरे पापा ने तेरी उस हंसी को टीवी की आवाज़ बताकर मुझे बहलाने की कोशिश तो की थी, लेकिन उनकी वह कोशिश बहुत ही घटिया थी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि टीवी की आवाज़ और वास्तविक आवाज़ में क्या अंतर है। ओह! अचानक तिरंगा को महक की फटी फटी आंखों में कुछ नजर आया, और नजर आने वाली वह चीज मौत थी, जो दबे पांव उसके पीछे पहुंची थी। सिश! उफ! आखिर तुम भी यहाँ ही गए। मुझे तुम्हारे यहाँ आने की उम्मीद थी, लेकिन तुम आते ही मुझे मारने में क्यों जुट गए? तुम्हारा शिकार गलकटा तो उधर पड़ा है। ओ समझा, आज तो मेरा ही शिकार करने की फिराक में हो भी क्यों ना। आखिर मैंने इस लड़की को रंगे हाथ जो पकड़ लिया है, और तुम इसे बचाना चाहते हो, लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि
आज तुम भी इसके साथ रंगे हाथ पकड़े खटाक जाओगे। लो, मेरी मदद करने पुलिस भी इधर ही आ रही है, लेकिन तुम्हें पुलिस के हवाले करने से पहले मैं तुम्हारी मोहिनी सूरत देख लेना चाहता हूँ। ओह, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ओह पागल लड़की, दूर हट, चटाक। महक के होश ठिकाने लगाकर तिरंगा दूर भागते नकाबपोश की तरफ पलटा। चाहूं तो तुम्हें भागकर पकड़ सकता हूं, लेकिन इस बार मैं खुद तुम्हें भागने का मौका देता हूं, क्योंकि मुझे पता है भागकर तुम कहाँ जाओगे। पुलिस के पहुंचने के बाद तिरंगा ने महक को पुलिस के हवाले किया और घायल कलकत्ता को तुरंत ही अस्पताल भिजवाया। धन्यवाद तिरंगा। अपने धन्यवाद को बचाकर रखो इंस्पेक्टर, क्योंकि अभी आपको मेरे साथ एक और अपराधी को गिरफ्तार करने चलना है, जिसका नाम है जज धर्मवीर सिंह। क्या तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो? किस जुर्म में? टोनी सिरफरा, हबीब बकरा की हत्या और कालू गलकट्टा की हत्या के प्रयास के उस जुर्म में जिसमें तुम्हारी बेटी महक पहले से ही गिरफ्तार हो चुकी है। महक गिरफ्तार हो चुकी है? हाँ, और अब गिरफ्तार होने की बारी तुम्हारी है, क्योंकि उसके साथ ही हथौड़े वाले हत्यारे तुम ही हो। और ये मैं उसी समय जान गया था जब मैंने तुम्हारे सीधे हाथ की 3 उंगलियों में फाउंटेन पेन की स्याही लगी देखी थी, क्योंकि स्याही के ठीक ऐसे ही निशान में उस समय भी तुम्हारे हाथ पर देख चुका था जब तुमने हथौड़े से पहली बार मुझे मार डालना चाहता था। अदालत में फाउंटेन पेन के प्रचलन ने तुम्हारे हाथ को यह निशान दिया, जो तुम्हारे गुनाहों का गवाह बन गया। वैसे गिरफ्तार होने से पहले यह भी जान लो कि तुमने और तुम्हारी बेटी ने ये गुनाह क्यों किए। आज से 4 साल पहले टोनी सिरफरा, हबीब बकरा, कालू गलकटा एक जज को उसकी ईमानदारी का इनाम देने उसके घर में घुस गए और जज के घर के सभी सदस्यों को बांधकर सभी के सामने जज की पत्नी की निर्मम हत्या करके भाग गए। जज ने उन चारों को उनके गुनाहों की सजा दिलाने की लाख कोशिश की, लेकिन सबूतों के अभाव से वे तीनों हत्या के जुर्म से बच निकले। उन्हें बहुत ही मामूली सजा हुई और तब जज और उसकी मानसिक रूप से परेशान लड़की ने उन हत्यारों को खुद सजा देने की ठान ली और इसके लिए जज ने उन तीनों बदमाशों को जमानत देकर जेल से बाहर निकाला और अपनी बेटी के साथ उन्हें सजा देने में जुट गया। वह जज तुम हो धर्मवीर सिंह, तुम। हाँ, वह जज मैं ही हूँ। बदले की आग ने मुझे अपराधी बना दिया, लेकिन मेरे इस अपराध में मेरी बेटी शामिल नहीं है। यह फैसला तो अदालत ही करेगी। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। हत्यारा जज धर्मवीर सिंह था, यह बात अविश्वसनीय सी थी, जिसे एडवोकेट सत्यप्रकाश बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। खुद भगवान भी मुझसे आकर यह बात कहे कि जज धर्मवीर सिंह हत्यारे है तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। अरे कानूनी मामलों में मेरे गुरु है वो, वर्षों उनके साथ प्रैक्टिस की है मैंने। वे सपने में भी कानून का उल्लंघन करने की बात नहीं सोच सकते। यह जज साहब पर आपका अंधविश्वास है सत्यप्रकाश जी। कभी कभी हालात आदमी को कुछ ऐसा स्वीकार करने के लिए मजबूर कर देते हैं जो उसे नहीं किया होता। धर्मवीर सिंह जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। अगर तुम हालात पर थोड़ा सा भी और गौर करोगे तो समझ जाओगे कि उन्होंने वह अपराध अपनी उस प्यारी बेटी को बचाने के लिए कबूल किया है, जो अपनी दिमागी गड़बड़ी के कारण हत्या जैसा जघन्य अपराध कर बैठी है। मैं दावे से कह सकता हूँ तिरंगा कि तुम्हारी आंखों को कहीं ना कहीं धोखा जरूर हुआ है। मुख्य हत्यारा कोई दूसरा ही है। जो तस्वीर तुम देख रहे हो उसका कहीं ना कोई दूसरा पहलू जरूर है, और मैं जज साहब का केस लड़कर उस पहलू को सामने लाऊंगा। मैं इस विषय में बहस करके आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, इसलिए मैं यहाँ से चलता हूँ। तिरंगा जल्दी राम मनोहर लोहिया अस्पताल के उस वार्ड में नजर आ रहा था जहाँ कालू गलकटा मौत से जूझ रहा था। मैं उस आदमी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है? मुझे चेक करना होगा। डॉक्टर जो चेकअप करना चाहता था उसका रिजल्ट जल्दी सामने आया। अंधेरे को चीर कर आगे बढ़ता कालू गलकटा सड़क पर मौजूद था, लेकिन वह इस बात से बेखबर था कि उस अंधेरे में भी मौत का वह दूत उसे साफ देख रहा था, जो कुछ पलों बाद ही उसके सामने था। मेरे हमले के बाद भी तू जिंदा है, इसका मतलब ये नहीं हत्यारे कि भगवान ने तुझे जिंदगी बख्श दी। उसने तो तुझे चंद सांसें उधार दे दी, जिसे मैं अब वापस ले रहा हूँ। हत्यारे के हाथ में थमा हथौड़ा शिकार के सिर को तरबूज की तरह फोड़ने चल पड़ा, लेकिन हथौड़ा सिर से नहीं उस ढाल से टकराया जिसे देखकर फैलती चली गई हत्यारे की पुतलियां। ढाल? ढाल तेरे हाथ में? ये ढाल तेरे हाथ में कैसे आई? ये तो तिरंगा के हाथ में होती है। गौर से देखेगा तो समझ जाएगा तू ये बात। ढाल को थामने वाले हैं तिरंगा के ही हाथ। था फिश! कालू गलकटा को तो कालू गलकटा तो अभी कुछ देर पहले राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भगवान को प्यारा हो गया, लेकिन उसका जिंदा रहना ही तुम्हें सामने ला सकता था, इसलिए मैंने उस जैसा वेश धरा। सत्यप्रकाश जी से विचार विमर्श के बाद जब मैं उनके घर से रवाना हुआ तो मैंने ठंडे दिमाग से सोचना शुरू किया, और तब मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि मुझे तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। और तस्वीर का वह दूसरा पहलू खटा ये है। ओह, ये तो जज धर्मवीर की का मुदी मुसिफ करमू है। उसके हाथ पर भी फाउंटेन पेन की स्याही के निशान है। अदालत में मैं जज का
मुंसिफ हूँ, इसलिए मेरी उंगलियों पर स्याही के निशान है। यही बात साबित करती है कि मैं ही असली हत्यारा हूँ। जज साहब तो बेकसूर है। महक बिटिया को बचाने के लिए उन्होंने ये सब किया। मैं अपना गुनाह जज साहब की गिरफ्तारी के समय भी कबूल कर लेता, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी कालू गलगटा जिंदा था। उसे मारकर मैं खुद को कानून के हवाले कर देता। तुमने ऐसा क्यों किया? अपनी मालकिन की हत्या का बदला लेने के लिए, जिन्होंने मुझे बचपन से माँ की तरह पाला था। मेरे पिताजी वर्षों से जज साहब के घर में काम करते आ रहे थे। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे जन्म देते ही मेरी माँ चल बसी। मालकिन ने मुझे अपने आंचल और ममता की छाँव दी। उस देवी ने मुझे अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। उस दिन उस देवी की हत्या मेरी आंखों के सामने हुई। मुझे विश्वास था कि कानून उन्हें मौत की सजा देगा, लेकिन जब कानून कुछ न कर सका तो मेरा खून खौल उठा। तब मैंने फैसला किया कि उन तीनों हत्यारों को मौत की सजा मैं दूंगा। बस उस दिन से मैं उनका जेल से बाहर आने का इंतजार करने लगा, और जैसे ही वे बाहर आए मैंने उन्हें मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। इस काम में क्या तुम्हारे साथ इंस्पेक्टर अटकले और महक भी शामिल थे? नहीं, इंस्पेक्टर अटकले का रिवॉल्वर तो मैंने अदालत में उस समय उड़ा लिया था जब मैं पेशी में व्यस्त था। और महक बिटिया भी मेरी तरह ही इंतकाम लेने निकली हुई है, ये मुझे तब पता लगा जब तुमने उसका लबादा नोचा था। तभी मैंने उसे छुड़ाने के लिए तुम पर हमला किया। अब मुझे जल्दी से थाने ले चलो तिरंगा, ताकि मैं अपना गुनाह कबूल करके देवता सरी के जज साहब को दोष मुक्त कर सकूं। तिरंगा तुरंत ही उसे लेकर पास के पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स इंसाफ घाती में। तब तक के लिए धन्यवाद।